नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल MSH क्लासेस पर। दोस्तों, अगर आप झारखंड से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम जैसे कि झारखंड सचिवालय, उत्पाद सिपाही, जेटेट या फिर पंचायत सचिव, राजस्व कर्मचारी या एनी अदर जो कि झारखंड से रिलेटेड एग्ज़ाम हो, अगर उसकी तैयारी आप कर रहे हैं तो आज का वीडियो लेक्चर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, क्योंकि आज मैं नागपुरी व्याकरण का पाठ करवाने जा रहा हूं। और नागपुरी व्याकरण में दोस्तों आज हम लोग ध्वनि को अच्छे तरीके से करेंगे। और यह ध्वनि से दोस्तों हर एक बार एग्ज़ाम में प्रश्न रहा है, चाहे आप जेटेट का उठा लीजिए क्वेश्चन बैंक, वहाँ भी देखने को मिलेगा। हाई स्कूल से संबंधित जो भी एग्ज़ाम हुए हैं उसको उठा लीजिए, दारोगा का एग्ज़ाम देख लीजिए, उसमें भी यह आया है। पंचायत सचिव, राजस्व कर्मचारी, यहाँ तक कि यह जो भी एग्ज़ाम हुए हैं झारखंड से रिलेटेड जिसमें नागपुरी लैंग्वेज का पेपर है, तो वहाँ से प्रश्न रहा है। तो इसलिए यह आज का जो लेक्चर है यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम लोग आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक बार आप लोगों को याद दिला देना चाहते हैं कि MSH क्लासेस के द्वारा 15 तारीख से टेस्ट सीरीज का आयोजन किया जा रहा है। और यह टेस्ट सीरीज दोस्तों बहुत ही सस्ते दामों पे आपको कराया जा रहा है। 10 टेस्ट के लिए ओनली 300 रुपया है। यह बिल्कुल भी नहीं है, आप कहीं भी जाइएगा, कोई कोचिंग में जाइएगा जहाँ पे ऑफलाइन होगा तो एक टेस्ट के लिए आपको 100 रुपया लगेगा। लेकिन MSH क्लासेस स्टूडेंटों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे इस तरह के कदम उठाया है कि आपको 30 रुपीज़ में अगर आप काउंट कीजिएगा तो 10 टेस्ट आपको 300 रुपये में देने के लिए मिल रहा है। तो यह आप लोगों के लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी है अपनी तैयारी को आंकने का। तो इसलिए आप लोग जो भी रजिस्ट्रेशन नहीं कराए हैं तो 14 तारीख तक रजिस्ट्रेशन करा लें, क्योंकि 15 तारीख से दोस्तों टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा और 15 तारीख से टेस्ट का रेट बढ़ जाएगा। इसलिए आप लोग 14 तारीख तक हर हाल में रजिस्ट्रेशन करा लें और अपना एक सीट बुक कर ले। तो चलिए, यह तो हुआ नोटिस की बात। अब हम लोग आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर है दोस्तों आज का ध्वनि, ठीक है। साउंड हम लोग पढ़ेंगे और यहाँ पे ग्रामर का पार्ट है, तो हम लोग ध्वनि के बारे में उसकी परिभाषा देखेंगे। ध्वनि कितने प्रकार का होता है, क्या क्या इसमें एग्जाम्पल है, उन सभी के बारे में हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे। तो चलिए, ध्वनि शब्द कर प्राण है के, जो भी ध्वनि है दोस्तों यह शब्दों का प्राण है, अर्थात ध्वनि के बिना कोई भी शब्द उच्चारित नहीं हो सकता है, इसलिए ध्वनि को शब्द का प्राण कहा गया है। बेगर ध्वनि के शब्द कर कल्पना नी करल जा सकेला, बिना ध्वनि के आप शब्द की रचना ही कल्पना ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वह शब्द बिना ध्वनि का आप निकाल ही नहीं पाइएगा। इसलिए ध्वनि को क्या कहा गया है, शब्द का प्राण कहा गया है। जब कोनो ध्वनि आदमी कर मुंह से फूटेला तो ई ध्वनि कर आपन अर्थ होवेला। और जब भी इंसान के मुंह से कोई ध्वनि निकलता है तो उस ध्वनि का अपना ही कोई अर्थ होता है। अब यहाँ पे कोई ध्वनि जो है वह सार्थक अर्थ निकालता है और कोई ध्वनि जो है वह निरर्थक अर्थात उसका अर्थ नहीं निकलता है। तो इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। असल में सार्थक ध्वनि कर संयोग से शब्द बनेला और हर ध्वनि कर चिन्ह होवेला। यहाँ पे क्या है कि जो भी सार्थक ध्वनि होता है वही जो जिसका अर्थ निकलता है वही ध्वनि से मिलके क्या बनता है, शब्द बनता है। और हर एक शब्द का अपना एक चिन्ह होता है। जैसे अगर हम लोग को क बोल दिया जाए तो क का चिन्ह ये है, ठीक है। तो यह अपने आप में क को डिनोट करता है और इसका क्या है, क निकालने वाला जो ध्वनि है वह अलग अलग प्रकार का, उसको हम लोग पीछे देखेंगे, ठीक है। तो जैसे क्या क्या है, आ ई उ ऊ, तो ये सब है, यह ध्वनि के बारे में हम लोग को बता रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ध्वनि में भेद नी होवेला, जो भी ध्वनि है दोस्तों ध्वनि में कभी भी भेद नहीं होता है, ठीक है। ध्वनि में भेद नहीं होता है। भेद किसका होता है, तो भेद लिपि का होता है। ध्वनि तो कोई भी ध्वनि कैसे भी निकाल सकते हैं, इसलिए ध्वनि को भेद के अंतर्गत नहीं रखा गया है। जो भी लिपि होता है उसमें भेद पाया जाता है। एक एक किस्म कर ध्वनि के
कै बरन से लिखल जा सकेला। यहाँ एक ही जो ध्वनि है उसको कितने प्रकार से भी लिख सकते हैं। जैसे र के हिंदी देवनागरी में र और अ, र प्लस अ बराबर र होता है, ठीक है, क्योंकि र में अ छिपा हुआ है और अ जो है मेरा स्वर वर्ण है, ठीक है। तो इस तरह से हर एक व्यंजन में हमारा स्वर छिपा हुआ होता है, ठीक है। इस तरह से र को ऐसे लिखा जा सकता है, मुदा दुयो कर उच्चारण र करल जाएला। आप देखिए र को ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन दोनों का उच्चारण जो है अर्थात जो ध्वनि है वह र ही सुनाई देता है। इसलिए बोला गया कि ध्वनि का कोई भेद नहीं होता है, भेद तो लिपि का होता है। ध्वनि मूल रूप से बोले और सुने की चीज़ है कि जो भी ध्वनि है वह ध्वनि मुख्य रूप से बोलने और सुनने की चीज़ होती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इकेहे जब लिखित रूप में देवल जाएला तब वर्ण कहायला। यहाँ पे जो भी ध्वनि आपके पास है उस ध्वनि को जब लिख दिया जाता है तो वह क्या कहला जाता है, वह वर्ण कहलाता है। लेकिन जब तक वह ध्वनि लिखा हुआ नहीं है तो वह ध्वनि ही कहलाएगा, और जब वह लिखित हो जाता है तो वह वर्ण की कैटेगरी में आ जाता है। कहे के माने सबसे छोट वाग्य ध्वनि के वर्ण कहल जाएला। अगर देखा जाए तो सबसे जो छोटा ध्वनि है जो हमारे कंठ से निकला है, मुंह से निकला है, उस ध्वनि को ही क्या कहा जाता है, वर्ण कहा जाता है। और वर्ण आपस में, अब यहाँ पे वर्ण किसको कहेंगे, तो वर्ण शब्द का जो छोटा छोटा अक्षर होता है, अक्षरों का जो रूप होता है उसी को वर्ण कहेंगे। और जब अक्षर मिलते हैं तब हमारा शब्द बनता है, और शब्द मिलने के बाद वाक्य बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी छोटा छोटा ध्वनि है उन सभी को वर्ण कहा गया है, और सारे वर्णों का समूह को वर्णमाला कहा गया है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं अब वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण उ मूल ध्वनि के कहल जाएला जेकर खंड नी करल सकेला। यहाँ पे जो वर्ण होता है वर्ण का खंडन कभी भी नहीं हो सकता है। वर्ण अपने आप में पूर्ण होता है, उसको तोड़ा नहीं जा सकता है, इसलिए इसे बोला गया है कि इसका खंड नहीं किया जाएगा। जैसे अ, ई, व, च, क, मन, ये सब जितना भी आपको वर्ण दिख रहा है ये सब वर्ण को आप तोड़ नहीं सकते हैं, अर्थात इसका संधि विच्छेद नहीं कर सकते हैं। यह अपने आप में संधि विच्छेद किया हुआ शब्द है, वर्ण है, ठीक है। इसलिए कहा गया है कि इसका खंड नहीं हो सकता है। जैसे गरु शब्द कर दू ध्वनि है, ग और रु, इकरो में 4 खंड करल जा सकेला। अब यहाँ पे देखिए ग और र को भी अलग अलग खंड में बांट दिया गया है। ग में क्या है, ग में असमाहित है, अर्थात अ जो है वह हिडेन है, वह छिपी हुई है, अर्थात इसमें स्वर वर्ण जो है ग में, ग एक व्यंजन वर्ण है, और हर एक व्यंजन में दोस्तों कहीं ना कहीं स्वर वर्ण जो होता है वह छिपा हुआ होता है। तो इस ग में अ जैसा एक स्वर वर्ण छिपा हुआ है। इसी तरह र में देखेंगे तो र में के साथ उ होगा तब जाके यह रू बनेगा। तो र में भी हमारा क्या है, उ की मात्रा छिपा हुआ है, और उ जो होता है वह मेरा स्वर वर्ण होता है। तो ठीक है, तो इस तरह ग और रू, ग रू को हम लोग 4 पार्ट में तोड़ सकते हैं, तब जाके यह मेरा जो सिंगल सिंगल होगा यह वर्ण कहलाएगा, और यह वर्ण को आप बिल्कुल भी खंड नहीं कर सकते। इकर बाद ई ध्वनि मनक खंड या टुकड़ा नी करल जा सकेला। अब इन जो ध्वनि है या जो ये वर्ण है इस ध्वनि वर्ण का आप टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। से ले ईमन मूल ध्वनि वर्ण है कै या अक्षर है कै, इसीलिए इसे मूल ध्वनि वर्ण या अक्षर कहा जाता है, क्योंकि इसका विखंडन नहीं हो सकता। आगे देखते हैं। इके ई लखे कहल जा सकेला कि वर्ण हमरे कर उच्चारित भाषा चाहे वाणी कर सबसे छोट इकाई है के। इकर से साफ पता चलेला
कि वर्ण और उच्चारण में बहुत गहरा संबंध है। यहाँ पे इससे साफ पता चलता है कि जो वर्ण होता है और उसका जो उच्चारण करने की जो विधि है उस दोनों में बहुत ही गहरा संबंध है। अब किस तरह का संबंध है और इस संबंध से प्रश्न रहता है दोस्तों, अगर आप लोग क्वेश्चन बैंक उठा के देखिएगा तो पंचायत सचिव के भी एग्जाम में यहाँ से इसके संबंध से क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, मैं आप लोगों को एक दिन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, तो वहां से आप लोग को पता चल जाएगा कि किस तरह से नागपुरी में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इसलिए दोस्तों टेस्ट सीरीज में भी मैं वैसा ही आप लोगों के लिए क्वेश्चन सेट किया हूं, तो आप लोग टेस्ट सीरीज में भी अवश्य भाग ले। इकर से दोसर अलग नहीं करल जा सकेला और इसके बाद इससे कभी भी इसे अलग नहीं किया जा सकता। हिंदी लखे नागपुरी देवनागरी में लिखल जाएला। हिंदी के जैसा नागपुरी को भी देवनागरी में लिखने की व्यवस्था प्रचलित है। मुदा हिंदी में कितना वर्ण होता है, तो हिंदी में 52 वर्ण होता है, जबकि नागपुरी में ओनली 33 वर्ण की व्यवस्था है। उच्चारण समूह के वर्णमाला कहना, जो भी उच्चारण समूह है, हम बोल दी चुके हैं पहले ही, जो वर्णों का समूह होता है जिसे उच्चारण किया जाता है, तो यही वर्णों के समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। अब वर्ण समूह में क्या क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। वर्ण समूह के 2 भाग में बांटल जाएला। जो वर्ण समूह है दोस्तों, इसे 2 भाग में बांटा जा सकता है, और वह कौन कौन सा 2 वर्ग में बांटा गया है, तो यहीं से क्वेश्चन आपका रहेगा, इसे एकदम ध्यान से सुनिएगा। पहला है स्वर्ण वर्ण का समूह और दूसरा है व्यंजन वर्ण का समूह। अब स्वर्ण वर्ण किसे कहते हैं और इसमें कौन कौन सा शब्द आता है, कौन कौन सा वर्ण आता है, इसके बारे में आप लोग ध्यान से सुनिएगा। स्वर्ण वर्ण समूह, स्वर उ वर्ण मन के कहना जेकर उच्चारण बेगर कोनो बाधा के अलगट्ठे करल जाएला। जिसका जो उच्चारण है वह बिना किसी बाधा के आपके जो मुंह है उससे आसानी से हो जाता है और उसमें किसी का भी सहायता लेना नहीं पड़ता है, तो उसे ही स्वर वर्ण कहते हैं। ठीक है, नागपुरी में स्वर्ण वर्ण ईमन है। जैसे अब नागपुरी में स्वर वर्ण कौन कौन है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो पहला स्वर वर्ण जिसको ह्रस्व स्वर्ण वर्ण कहेंगे, यहाँ पे दोस्तों इन सभी को आप लोग ध्यान से देखिएगा। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, दीर्घ स्वर किसे कहते हैं और संयुक्त स्वर किसे किसे कहते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनेगा, इसे भी आई की कैटेगरी में रखिएगा। ठीक है, यहाँ से प्रश्न बनता है, नहीं तो आप लोग बोलिएगा कि हम बताए नहीं। मैं बताया हूं दोस्तों, यहाँ पे मैं आप लोग को बता रहा हूं कि ये भी आए है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी गया है, इसलिए यह इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसे आप लोग ध्यान से सुनिए। जो अ है, ई है और उ है, छोटा ऊ। ठीक है, छोटा ई और छोटा ऊ ये दोनों जो है तीनों, इसे ह्रस्व स्वर के अंतर्गत रखा गया है। ह्रस्व स्वर में ये 3 चीज आया है। ठीक है, इसी तरह दीर्घ स्वर जिसमें कि लंबा सांस निकालना पड़ता है, जैसे आ, ई, उ, तो यहाँ पे दीर्घ स्वर अर्थात ज़्यादा उच्चारण करना पड़ता है, ज़्यादा आवाज़ निकालना पड़ता है, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। ठीक है, इसी तरह संयुक्त स्वर जहाँ हल्का और कम दोनों का मिश्रित रूप हो, उसको हम लोग संयुक्त स्वर कहेंगे। और इसके अंतर्गत ए, ओ ये सब आता है। ठीक है, ए, ओ और इसमें एक चीज़ और आता है, अन भी आता है। ठीक है दोस्तों, अ में अनुस्वार लगा हुआ अर्थात अन, इसे भी संयुक्त स्वर के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। जो स्वर्ण वर्ण है तो इस तरह से स्वर्ण वर्ण 8 भी होता है और 9 भी होता है। ठीक है, तो अगर आपका ऑप्शन में अगर 9 नहीं दिया हुआ है तो इस तरह से स्वर्ण वर्ण 8 कहलाएगा, लेकिन कहीं कहीं पे स्वर्ण वर्ण 9 दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग ध्यान से सुनिएगा। अगर आप में 8 और 9 दोनों अगर कहीं भी ऑप्शन दिया हुआ रहे तो उस वक्त आप लोग 8 को ही लगाइएगा। लेकिन अगर 8 ऑप्शन नहीं दिया हुआ है और 9 ऑप्शन है तो 9 अगर ऑप्शन है तो 9 को लगाइएगा, 9 भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि अन को बहुत जगह नहीं माना गया है, लेकिन कहीं कहीं पे अन को भी स्वर्ण वर्ण के अंतर्गत रखा गया है।
ठीक है, लेकिन जनरली अन को नहीं माना जाता है, इसलिए हम बोले कि दोनों रहे, 8 और 9 दोनों ऑप्शन रहे तो आप 8 को लगाइएगा। मुख्य रूप से यही 8 को स्वर्ण वर्ण माना गया है, ठीक है। लेकिन अगर कभी कंडीशन ऐसा आ जाए तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। उस कैटेगरी में अगर 8 ऑप्शन ना रहे तो 9 रहेगा, क्योंकि 9 जब मानेगा तो उसमें अन को भी स्वर्ण वर्ण मानेगा। नागपुरी में ए और औ कर उच्चारण नहीं कर बराबर होएला। नागपुरी में ए और औ का उच्चारण ना के बराबर होता है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं व्यंजन वर्ण समूह। अब व्यंजन वर्ण समूह किसे कहते हैं, व्यंजन वर्ण समूह में कौन कौन आता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। व्यंजन वर्ण समूह कर उच्चारण में स्वर वर्ण समूह कर मदद कर दरकार होवेला। जैसे यहाँ पे हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, जो भी व्यंजन वर्ण के जितने भी वर्ण आते हैं, व्यंजन वर्ण से संबंधित जितने भी अक्षर हैं, उन सभी में स्वर्ण वर्ण अपने आप समाहित होता है। इस अर्थात स्वर्ण वर्ण का मदद उसके उच्चारण में अवश्य लेते हैं। जैसे क अगर हम लोग उच्चारण करेंगे तो क जो है दोस्तों, क और अ से मिल के बना है, अर्थात अ जो है वह मेरा स्वर्ण वर्ण का है और यहाँ पे क व्यंजन का है। इस तरह से दोनों मिलने के बाद ही मेरा क्या कहलाएगा, व्यंजन वर्ण कहलाएगा। इस तरह से क और अ मिलके हमारा व्यंजन कहलाएगा। इसी तरह से ख और अ मिलके ख कहलाएगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे क्या दिख रहा है कि जो स्वर्ण वर्ण है उसका मदद हमको हर एक व्यंजन वर्ण के उच्चारण में लेना पड़ रहा है। इसलिए कहा जा रहा है कि जो व्यंजन वर्ण है उसका उच्चारण करने में हमको स्वर्ण वर्ण का मदद हर हाल में लेना पड़ता है। हिया क और ख कर संगे अ लुकल है, अर्थात छिपा हुआ है, हिडन है अ, एके लखे एहे लखे लगभग सौभे व्यंजन में स्वर्ण वर्ण जो है वह छिपा हुआ रहता है। चलिए अब नागपुरी में व्यंजन वर्ण कौन कौन के आता है होता है, इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। क वर्ग में कौन कौन आता है, तो क वर्ग में क ख ग घ ये सब आता है, इसे क वर्ग के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है। इसी तरह हम लोग का च वर्ग है, तो च वर्ग में कौन कौन आएगा, च छ ज झ ये सब आएगा, ठीक है। यहाँ पे अंग और इया ये सब नहीं आता है, ठीक है। ट वर्ग जो है उसमें ट ठ ड ढ ये सब ट वर्ग के अंतर्गत आएगा। त वर्ग में कौन कौन आएगा, तो त वर्ग में देखिए दोस्तों 5 आ जाएगा। बाकी में हम लोग 3-3 4-4 का लिस्ट देख रहे थे, लेकिन यहाँ त वर्ग में 5 वर्ण आ रहा है, ठीक है। 5 वर्ण अर्थात 5 अक्षर आ रहा है, त थ द ध और न, ठीक है। नागपुरी में ये न का उच्चारण नहीं होता है दोस्तों। इस तरह से हिंदी में 52 हो जाता है और नागपुरी में देख रहे हैं हम लोग 33 वर्णमाला होता है, ठीक है। तो क्यों 33 हो रहा है, क्योंकि हम लोग ये न का उच्चारण नहीं करते हैं, या ये न का लिखने में व्यवहार नहीं करते हैं, ये स का नहीं करते हैं, ये स का नहीं करते हैं। इस तरह से इसे घटा के 52 से कितना कर दिया गया है, नागपुरी में 33 वर्णमाला बना दिया गया है। इसी तरह प वर्ग में कौन कौन आएगा, तो प वर्ग में प फ ब भ म यहाँ पर भी 5 आएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ 5 आएगा, इन सभी में 4 आएगा। इसके अलावा प वर्ग में ही दोस्तों य र ल व है और स ह ढ ढ ये सब आएगा। यह मेरा किस में आ रहा है, ये सब प वर्ग के अंतर्गत आ रहा है। चलिए आगे हम लोग और भी देखते हैं इससे संबंधित। कहो कहो च वर्ग कर आखिरी अक्षर इया कर व्यवहार करल जाएला, जैसे चिया। अब चिया किसको कहते हैं दोस्तों, अगर आप लोग इमली खाए होंगे तो इमली का जो गुठली होता है उसे ये चिया कहा जाता है, ठीक है। उसे चिया कहा जाता है। तो जैसे उसी चिया के बारे में अगर हमको लिखना है तो वह चिया जो है इमली का गुठली को होता है। इसी तरह न का उच्चारण के लिए नागपुरी में न का व्यवहार किया जाता है। जैसे अगर हमको गुण लिखना है तो ये गुण न लिख के हम लोग ये गुण लिखेंगे। इसी तरह स और स का उच्चारण करने के लिए हम लोग सिर्फ ये स या इस स के बदला में हम लोग ख का भी व्यवहार करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे दोष को हम लोग इस तरह के दोष लिख सकते हैं। यहाँ पुरुष को दोस्तों नागपुरी में पुरुष को पुरुष भी लिखा जाता है या पुरुष भी लिखा जाता है। इसी तरह दोस्तों जैसे वर्षा हो गया, ठीक है, वर्षा हो गया
अर्थात इस वर्षा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बरखा भी लिख सकते हैं, ठीक है, नागपुरी में। और यह बरखा अर्थात बारिश को ही डिनोट करेगा। तो इस तरह नागपुरी में स का व्यवहार ख के रूप में भी होता है। ऋषि को दोस्तों देखिए, हम लोग ऋषि को री ना लिख के इस तरह का री लिखेंगे या रिखी लिखेंगे, ठीक है, ऋषि लिखेंगे या रिखी लिखेंगे। तो इस तरह से नागपुरी में कुछ अलग बातें आई है, तो इसे आपको ध्यान देना है। खैर, आप लोगों को ऑब्जेक्टिव एग्जाम में बहुत ज़्यादा ध्यान देने की बात नहीं है। यही अगर आप लोग जब पीएससी मेंस का एग्जाम दे रहे होते तो ये सबको आपको ध्यान देना होता, क्योंकि दोस्तों 60 से 80% तक का व्यवहार जो है नागपुरी में अपने अक्षर का हुआ है, लेकिन दोस्तों 20% जो अक्षर है वह अभी भी हिंदी के वर्णों का उच्चारण होता है, अर्थात लिखा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। कहों कहों य कर उच्चारण ज के रूप में किया जाता है। कहीं कहीं पे जो य होता है दोस्तों, य हम लोग का किसके रूप में बदल जाता है, तो ज के रूप में बदल जाता है। जैसे प्रयोग है, ठीक है, तो प्रयोग को हम लोग प्रयोग ना लिख के ऐसे ही व्याकरण हिंदी में नागपुरी में प्रयोग ऐसे लिखा जाएगा, तो इसको प्रयोग ना लिख के हम लोग प्रयोग लिख सकते हैं, ठीक है। य के जगह में हम लोग किसका प्रयोग कर ले रहे हैं, ज का प्रयोग कर रहे हैं। इस तरह से प्रयोग हो जाएगा। तो यहाँ य के जगह में यहाँ पे देखिए कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है। योग, योग को हम लोग जोग लिख सकते हैं, संयोग को हम लोग संजोग लिख सकते हैं, योजना को हम लोग योजना भी लिख सकते हैं। इस तरह से य के जगह में हम लोग ज का उच्चारण या ज लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह दोस्तों छ कर उच्चारण ख चाहे छ के रूप में होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये वाला छ होगा, छतरी वाला छ, ठीक है। इसी तरह क्षमा को, जो क्षमा हिंदी में इस तरह से लिखा जाता है, नागपुरी में क्षमा ऐसे लिखा जाता है। पंछी भी ऐसे लिखा जाता है हिंदी में, जबकि नागपुरी में पंछी छ के रूप में लिखा जाता है। अब देखिए छतरी जो होता है वह छ और त्री लिखा जाता है, लेकिन इसी को नागपुरी में खतरी लिख देंगे, ठीक है, और खतरी ही मेरा छतरी कहलाएगा। इस तरह से कुछ कुछ अंतर है। तरह कर उच्चारण, अब देखिए तरह जो है उसका उच्चारण क्या होता है, तर, और ज्ञा कर उच्चारण ज्ञा होवेला। यहाँ पे तरह का उच्चारण नागपुरी में त और र मिल के होता है। इसी तरह ज्ञा का होता है ग और य दोनों मिल के किया जाता है। जैसे अगर हम लोग को त्राण लिखना है तो त्राण को हम लोग नागपुरी में ऐसे लिख सकते हैं। ज्ञान में दोस्तों ज्ञा से हम लोग का ज्ञान होगा, लेकिन यहाँ पे नागपुरी में ग से ज्ञान लिखने की व्यवस्था है। तो इस तरह से नागपुरी जो है दोस्तों हिंदी से थोड़ा यहाँ पे वर्णमाला के हिसाब से थोड़ा भिन्न है, और यही इसकी सरलता को क्या करता है, बढ़ाता है। चलिए अब इसका कुछ अपवाद है, अपवाद को हम लोग देख लेते हैं। कुछ मौलिक हिंदी शब्द मन से नागपुरी पूरा पूरी खैप न खै। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो भी मौलिक शब्द है वह पूरी तरह से अभी भी नागपुरी में पूरी तरह से समाया नहीं है, समाहित नहीं हुआ है, के हिंदी रूप में लिखे जाएला, और इसको अभी भी हिंदी के रूप के जैसा ही लिखा जाता है। जैसे वर्ण को दोस्तों अभी भी वर्ण लिखा जाता है, शिक्षा को ऐसे ही शिक्षा लिखा जाता है, और रक्षक को रक्षक ही लिखा जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये लोग हैं जो अभी भी नागपुरी में हिंदी वाला शब्द अपना जगह बना के रखा है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग को यहाँ से भी प्रश्न बनता है, और यहाँ से भी पिछले बार एग्जाम जो हुआ है उसमें प्रश्न है दोस्तों। अनुनासिक, अनुस्वार, अल्पपराण, महापराण और बलाघात। यहाँ पे दोस्तों कौन सा अक्षर कहाँ से निकलता है, किस में ज़्यादा श्वास निकलता है, किस में कम निकलता है, किस में स्वर की भावना जो होती है वह धीमे होती है, किस में तेज होती है, इन सभी के बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। अनुनासिक, अब अनुनासिक क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे सुनिए। ईसन उच्चारण से नाक और इकर उच्चारण इकर उच्चारण जे नाक और मुंह से होवेला और छोट रहेला, जिसका भी उच्चारण नाक और मुंह के जरिए से होता है, अर्थात दोनों जगह से होता है, उसी को अनुनासिक स्वर कहते हैं। अनुनासिक अर्थात नाक और मुंह का मिश्रण से जो वर्ण का उच्चारण होगा, अर्थात जो शब्द का उच्चारण होगा, उसे अनुनासिक शब्द कहेंगे, ठीक है। और वह शब्द छोटा भी होना चाहिए। जैसे देखिए दोस्तों,
नाव, तो यहाँ पे मुंह का भी प्रयोग हो रहा है, मुंह से भी आवाज आ रहा है और नाक से भी वो ध्वनि निकल रहा है। नाव, गांव, ठाव, ये छोटा छोटा वर्ड है, छोटा छोटा शब्द है, लेकिन नाक और मुंह दोनों का प्रयोग हो रहा है, इसलिए इसे अनुनासिक क्या कहेंगे, अनुनासिक स्वर कहेंगे। तो यह अनुनासिक स्वर में जिसका प्रयोग में क्या होता है, नाक और मुंह की दोनों की भागीदारी होती है, उसे अनुनासिक स्वर कहते हैं। चलिए इसी तरह अनुस्वार। अब अनुस्वार क्या होता है दोस्तों, उसको हम लोग देखते हैं। ईसन उच्चारण जे स्वर के बादे आवे वाला व्यंजन जेकर ध्वनि नाक से निकलेला। अब यहाँ क्या है, जो स्वर के बाद में जो व्यंजन आने वाला है और उसका जो उच्चारण है वह नाक से निकलता है। जैसे म जो है दोस्तों मेरा क्या है, म है जो मंजूर, जैसे में मंजूर, मेंजूर या पैरी। तो यहाँ पे हम लोग का क्या है कि यहाँ म जो है और म के बाद अन जुड़ा हुआ है, ठीक है। और अन हम लोग देख चुके हैं कि अन भी स्वर वर्ण के अंतर्गत आता है। अब अन जो है वह हमको नाक से निकालना पड़ रहा है, तो जिस ध्वनि को व्यंजन के बाद नाक से निकालना पड़ता है उसे अनुस्वार कहेंगे, ठीक है। और अन हम लोग देख चुके हैं कि यह स्वर्ण वर्ण का एक वर्ण माना जाता है, ठीक है। कहीं कहीं पे इसे माना नहीं गया है, लेकिन देखिए यहाँ समाहित आपको दिख रहा है मंजूर। तो मंजूर क्या हुआ, म में अन जुड़ा हुआ है, अ और न जुड़ा हुआ है, अ प्लस न जुड़ा हुआ है, तो अ अपने आप में स्वर है और यह न है जो दोस्तों यहाँ पे नागपुरी में इसी को ऐसे लिखा गया है, ठीक है, अनुस्वार के जगह में, ठीक है। तो ये दोनों जुड़ा हुआ है और इसका उच्चारण नाक से हो रहा है, इसलिए इसे अनुस्वार कहते हैं। वैसे ही मेंजूर, तो मेंजूर में भी माँ दोस्तों और उसमें ए जुड़ा हुआ है, तो ए जो है मेरा वह क्या है, वह स्वर वर्ण है। और स्वर्ण वर्ण का उच्चारण क्या कह रहा है, व्यंजन के बाद जो स्वर्ण वर्ण का उच्चारण होगा वह नाक से होगा। तो यहाँ पे नाक से हो रहा है मेंजूर, तो यहाँ पे मेन तो न से आ जा रहा है नाक से, इसीलिए यहाँ पे मेंजूर, पैरी ये सबको अनुस्वार कहा गया है। चलिए तो इस तरह से आपको अनुस्वार भी मेरे ख्याल से क्लियर हो चुका होगा। अब हम लोग निर्नुनासिक देखते हैं कि निर्नुनासिक क्या होता है, इसको हम लोग समझते हैं। निर्नुनासिक एकला मुंह से बोले वाला उच्चारण, जिस शब्द का उच्चारण सिर्फ मुंह से होता है, नाक का सहायता नहीं लिया जाता है, उसे निर्नुनासिक कहता है। अर्थात नाक का परिवर्तन नहीं, निर मतलब नाक का व्यवहार नहीं, नाक का प्रयोग नहीं, नाक का यूज नहीं, ठीक है। तो इसलिए इसे निर्नुनासिक कहा गया है। जैसे खायक, तो आप खायक में देखिए दोस्तों, आप लोग भी बोलिएगा खायक, काम, काम, हर, फार, मने, तो ये सब में क्या है कि ये सब में नाक का यूज नहीं हो रहा है, तो इसलिए इसे निर्नुनासिक कह रहे हैं। इसको उच्चारण करने में सिर्फ मुंह का काम होता है। इसी तरह विसर्ग समझते हैं। विसर्ग जो है नागपुरी में विसर्ग नी होवेला, जो भी नागपुरी में है दोस्तों विसर्ग का मामला नहीं होता है। जैसे हम लोग क्या है कि कुछ भी लिखते हैं ना, तो जैसे अगर हम लोग क्या है कि विद्या लिख रहे हैं, विद्या लिख रहे हैं, तो जिस तरह से ये हो जाता है तो इसे विसर्ग कहते हैं। तो इस तरह से विसर्ग का व्यवहार नागपुरी में नहीं किया जाता है। अब देखिए हर्ष व उच्चारण, हर्ष उच्चारण क्या होता है, तो इसके बारे में दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पिछले बार पूछा गया था, यहीं से क्वेश्चन बना था एक क्वेश्चन, ठीक है। तो इसलिए इसे ध्यान से सुनिएगा। नागपुरी में हस्व उच्चारण हिंदी लखे होवेला, जो नागपुरी में जो हस्व का उच्चारण होता है वह भी हिंदी के समान ही होता है। हिंदी में भी ऐसा ही होता है हस्व। जैसे देखिए क, ग, च, यहाँ पे अंदर से जो सांस निकल रहा है उसे हस्व उच्चारण कहेंगे। अंदर से जो सांस निकलते हुए जिसका उच्चारण होता है, अर्थात हमारा कंठ से जो सांस निकलते हुए जिस चीज़ का उच्चारण होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, हस्व उच्चारण या कंठ से उच्चारण, ठीक है। यहाँ पे दोनों नाम आएगा, या कहीं कहीं पे हस्व उच्चारण पूछ देगा, कहीं कहीं पे कंठ के उच्चारण होने वाले कौन कौन से वर्ड है उसके बारे में बताना है। तो यहाँ पे देखिए जो कंठ से उच्चारण होने वाले हैं वह क है, ग है, च है, ज है। तो ये सब का उच्चारण आप लोग खुद से कीजिएगा तो देखिएगा आपका जो कंठ है,
जो तालु है वहाँ पर से हो रहा है, इस कारण से इसे ह्रस्व उच्चारण कहते हैं। और इसमें ऊष्मा का ज़्यादा ह्रास होता है, इसलिए इसे ह्रस्व उच्चारण कहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं दीर्घ उच्चारण। जब कोनो उच्चारण कटिक लंबा भार लेवे वाला होवेला तो के दीर्घ उच्चारण कहल जाएला। अब जिसका उच्चारण करने में आपको थोड़ा लंबा समय लगता है तो उसे ही दीर्घ उच्चारण कहेंगे। ठीक है, नागपुरी में दीर्घ उच्चारण का प्रयोग होवेला। अब नागपुरी में भी इसका प्रयोग होता है। तो अब जैसे में एग्जाम्पल में देखिए आ, तो अब आ में क्या है, अ और अ दोनों मिल गया है तब आ हुआ है। तो यहाँ पे 2 बार अ है, तो आपको क्या होगा, ज़्यादा समय लगाना होगा। आ, इस तरह से ई, ये बड़ी ई है, ये बड़ी ऊ है। ऊ सिर्फ कह देने से नहीं होगा, ऊ कहना होगा, थोड़ा सा ज़्यादा लंबा खींचना होगा। इसी तरह एक सिर्फ कह देने से नहीं होगा, ए कहना होगा। ठीक है, ओ कह देने से सिर्फ नहीं होगा, यहाँ पे ओ कहना होगा। इस तरह से यहाँ पे थोड़ा लंबा खींचना होगा। और जिसको भी खींचने में थोड़ा लंबा समय लगता है वह मेरा दीर्घ उच्चारण वाला वर्ण होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे भी समझ में आ चुका होगा। अब यहाँ पे अल्प प्राण या अघोष, यहाँ पे अल्प प्राण किसे कहते हैं उसको हम लोग समझते हैं। अल्प प्राण और अघोष ध्वनि मोटा मोटी एक ही है। यहाँ पे अल्प प्राण और अघोष जो ध्वनि है उसे एक ही माना गया है। जहाँ उच्चारण में कम ताकत मुंह से हवा चाहे उच्चारण हलुक होवे उके अल्प प्राण चाहे अघोष ध्वनि कहल जाएला। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, मुंह से कम हवा निकलता है और उच्चारण करने में बहुत ही ज़्यादा मुंह को हमको ताकत नहीं लगाना होता है, अर्थात आसानी से जिसका उच्चारण हो जाता है हमारे मुंह से, लेकिन उसमें क्या है, हवा निकलना होगा, हवा का बहाव हमारे मुंह से आना होगा, तो उसे हम लोग अल्प प्राण कहेंगे। जैसे वर्णमाला कर सौब पहिल और तीसर अक्षर अल्प प्राण चाहे अघोष ध्वनि होवे ना। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, वर्णमाला का सबसे पहला, तो सबका पहला कौन है दोस्तों, जैसे अल्प प्राण में हम लोग क्या है, तो यहाँ पे क वाले में क देखेंगे। ठीक है, पहला और तीसर अक्षर अल्प प्राण चाहे अघोष होवेला। अगर पहला को देखेंगे तो पहला में क होता है, दूसरा में क्या होता है, ग होता है। तो ये सब अल्प प्राण है, आसानी से हो रहा है और मेरे मुंह से क्या हो रहा है, श्वास निकल रहा है और उसको बोलने में हम लोग को आसानी हो रहा है। तो यही सबको अल्प प्राण कहेंगे। तो इसमें पहला दोस्तों क्या क्या हो जाएगा, किसी को हम लोग देखते हैं, पहला क हो जाएगा, च हो जाएगा, ट हो जाएगा, त हो जाएगा, प हो जाएगा, और हम लोग का जो तीसरा है ब, द, ड, ज, तो ये सब जो तीसरा वाला और पहला वाला है इन सभी को अल्प प्राण कहा गया है। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे अल्प प्राण पहला और तीसरा वाले मामला को लेके कह सकते हैं। इसी तरह हम लोग का महाप्राण या घोष। अब महाप्राण हम लोग किसको कहेंगे, तो देखिए दोस्तों, महाप्राण और घोष ध्वनि मोटा मोटी एक ही है। यहाँ पे जो मोटा महाप्राण और घोष जो ध्वनि है वह एक ही है। जहाँ उच्चारण में कटिक ताकत या मुंह से बगरा हवा कर दरकार पड़ेला, यहाँ पे उसका उच्चारण करने से मुंह में क्या होता है, ज़्यादा हवा का हम लोग को ज़रूरत पड़ता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, महाप्राण कहेंगे। उके महाप्राण चाहे घोष ध्वनि कहल जाएला। जैसे वर्णमाला कर दोसर और चौथा वर्ण। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये सब क्या हो जाएगा था, पहला वाला जो अक्षर था वह मेरा अल्प प्राण के अंतर्गत आएगा। और यहाँ पे देखिए ये जो दूसरा वाला दिख रहा है ख, तो यहाँ पे क्या है कि ज़्यादा हम लोग को सांस छोड़ना पड़ रहा है। और जिस ध्वनि का उच्चारण, जिस वर्ण का उच्चारण करने में आपको मुंह से ज़्यादा ध्वनि का उच्चारण ज़्यादा सांस छोड़ना पड़ता है, उसे हम लोग महाप्राण वर्ण कहेंगे। ठीक है, महाप्राण ध्वनि कहेंगे। तो यहाँ पे ख, घ, छ, ठ, तो ये सब में देखिए आप खुद उच्चारण कीजिए तो आपके मुंह से ज़्यादा हवा निकलेगा, ज़्यादा सांस आप निकालिएगा तो यहाँ पे यह महाप्राण कहलाएगा। ठीक है, इसी तरह से चौथा वर्ण भी जो होगा, पहला और जो तीसरा है यह अल्प प्राण के अंतर्गत आएगा और जो दूसरा और चौथा है यह मेरा महाप्राण के अंतर्गत आएगा। ठीक है, इसी तरह से घ,
झ, तो ये सब में हवा आपको निकलेगा मुंह से, और जिसमें से मुंह में से ज़्यादा हवा निकलेगा वह मेरा महाप्राण के अंतर्गत आएगा। तो इस तरह से ये सब है, ख है, छ है, ठ है, थ है, फ, घ, झ, ढ, ध, भ, तो ये सब मेरा महाप्राण में आएगा। ट वर्ग कर आखिरी अक्षर न कर प्रयोग नागपुरी में नी होवेला। यहाँ पे हम लोग पहले ही इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। ट वर्ग कर बाकी अक्षर का प्रयोग नागपुरी में बगरा होता है। ट वर्ग का जितने भी बाकी अक्षर जो है उन सभी का प्रयोग अगर नागपुरी में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा होता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं संयुक्त अक्षर कर प्रयोग। संयुक्त अक्षर कर प्रयोग अर्थात संयुक्त अक्षर का प्रयोग नागपुरी में किस तरह से होता है। नागपुरी में संयुक्त अक्षर का प्रयोग नहीं होवेला। नागपुरी में संयुक्त अक्षर का प्रयोग नहीं होता है। संयुक्त अक्षर का प्रयोग क्या हुआ दोस्तों, जैसे आधा वाला जो अक्षर होता है तो नागपुरी में आधा का मामला कहीं पे भी नहीं आता है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कृष्ण अर्थात क के जात में मेरा क्या है, र के साथ में स भी जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से यहाँ पे जो दोनों जुड़ जाता है तो ऐसा नागपुरी में आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे देखिए कृष्णा है, कृष्ण है, तो कृष्णा को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पे पिप्सा है अर्थात दोनों प मिला हुआ है दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे दोनों अलग अलग है। इसी तरह से तृष्णा है, तो तृष्णा को हम लोग नागपुरी में इस तरह से लिख सकते हैं, अर्थात संयुक्त अक्षर का प्रयोग नागपुरी में नहीं होता है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। मुदा आप नागपुरी कर के विद्वान मन संयुक्त अक्षर कर प्रयोग कर एक लायक है। अभी वर्तमान में क्या हो रहा है दोस्तों, जो आधुनिक युग के जो भी विद्वान हैं नागपुरी के, उन लोगों ने कहीं कहीं पे ये संयुक्त अक्षर का भी प्रयोग नागपुरी में कर दे रहे हैं। जैसे तपस्या, अब तपस्या है, समस्या है, इन शब्दों का प्रयोग नागपुरी में भी आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर यही चीज़ को हम लोग पहले अगर देखते तो तपस्या हम लोग ऐसे लिख सकते थे। ठीक है, तपस्या को ऐसे लिखा जा सकता था, क्योंकि इसमें संयुक्त अक्षर संयुक्त नहीं लिखा जाता है, तो ये इस तरह से पूरा स लिखना है। ठीक है, तो हिंदी कर मौलिकता के बचाए के लिए संयुक्त अक्षर लिखल जाए लायक है। यहाँ पे हिंदी की जो मौलिकता है नागपुरी में, उसको बचाने के लिए ही इस प्रकार के संयुक्त अक्षर का प्रयोग किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बालाघात। अब बालाघात क्या होता है, यहाँ पे बालाघात, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। नागपुरी में बालाघात कर प्रयोग होवेला। अब बालाघात क्या होता है दोस्तों, मुदा इकर रूप बदल के अपनिहित तैर प्रयोग होवेला। यहाँ पे जो भी बालाघात है उसका प्रयोग नागपुरी में देखने को मिलता है, लेकिन इसका रूप जो है वह बदल के पूरी तरह से अपने ऊपर आ जाता है, अर्थात अपने से जुड़ जाता है, अर्थात अपनिहिति अर्थात एकदम अपना हो जाता है। तो इस तरह से वह होके प्रयोग होता है। जैसे जात, अब जात कह देने से दोस्तों थोड़ा सा दूसरा लगता है, लेकिन जाइत कह देने से क्या होता है कि लगता है कि यह हम ही के बारे में कह रहा है, मेरे बारे में कह रहा है। पांत कहने का अर्थ हुआ हम किसी दूसरे के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे पांत कह देने का अर्थात हमारा लाइन। पांत क्या होता है क्या दोस्तों, अर्थात मेरा क्रम या मेरा लाइन को ही पांत कहता है, लेकिन यहाँ पे जो पांत है, लाइन है, क्रम है, वह लगता है कि मेरा अपना खुद का है। तो इस तरह से यह अपनिहिति को दर्शाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपनिहिति क्या होता है। अब अपनिहिति हम लोग देख चुके हैं, तो अपनिहिति के बारे में यहाँ पे चर्चा करते हैं। जोन शब्द कर अंत में ई होवे और आगे व्यंजन होवे तो उ व्यंजन कर पहले ई कर आगमन होवेला। यहाँ पे क्या कह रहा है, जोन शब्द कर अंत में हस्व अर्थात जो हस्व स्वर है दोस्तों, जो कि ई का मामला है। तो यहाँ पे देखिए जाति में क्या हो रहा है, जाति में ई का मामला हम लोग को दिख रहा है ना कि ई मामला है, जात और ई मिलके जाति हुआ है। तो यहाँ पे जो ई होवे और आगे व्यंजन होवे, और आगे में क्या है कि इससे पहले जो है वह व्यंजन है, अर्थात ज जो है वह मेरा व्यंजन है, तो व्यंजन कर पहले ई कर आगमन होवेला। यहाँ पे देखिए इस व्यंजन के पहले क्या है कि यहाँ पे इसके बाद में क्या है, व्यंजन दिख रहा है। जैसे अगर हम लोग जा और ती करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, अंत में ई की मात्रा है, अंत में ई की मात्रा आ रही है इस
ती में, ठीक है। और इस ई की मात्रा से पहले मेरा व्यंजन वर्ण है तो व्यंजन वर्ण मेरा त है। अब यहाँ पे इस व्यंजन वर्ण जो है तो यहाँ पे जो इस व्यंजन वर्ण आएगा उससे पहले हम लोग को कौन सी मात्रा लगा देना है, ई की मात्रा लगा देना है। तो यहाँ देखिए जाति में हमारा ई छिपा हुआ है तो उसको क्या करना है, इस व्यंजन से पहले ई की मात्रा लगा के उसे अपनिहिति में बदला जा सकता है, ठीक है। यह जब टेस्ट में आप लोग देखिएगा दोस्तों तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा। और जब हम प्रश्न उत्तर करवाएंगे इससे संबंधित तो यहाँ पे आप लोगों को अगर अभी समझने में थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा तो थोड़ा सा धीरज रखें, यह प्रश्न उत्तर की मामला जब आएगा उस वक्त क्लियर हो जाएगा। देखिए भांति, तो यहाँ पे भी दोस्तों इस व्यंजन से पहले हम लोग ई की मात्रा लगा दिए, यहाँ पर भी देखिए ल से पहले हम लोग ई की मात्रा लगा दिए, यहाँ पर भी ल से पहले हम लोग ई की मात्रा लगा दिए, यहाँ पर भी, यहाँ पर देखिए र से पहले हम लोग ई की मात्रा लगा दिए, यहाँ पर भी देखिए ल से पहले ई की मात्रा लगा के अपनिहिति का हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, अर्थात अपनिहिति में बदल दे रहे हैं, ठीक है। भाषा कर खास विशेषता है कि नागपुरी में इकर प्रयोग दोसर भाषा से बगरा होवेला, और नागपुरी में इसका प्रयोग दोस्तों बहुत ज़्यादा होता है, हर चीज़ में हम लोग उसको बदल देते हैं, ठीक है। जैसे अगर किस चीज़ को हम लोग जैसे बोलते हैं खेल, तो खेल को हम लोग क्या करते हैं, खेल को हम लोग खेल ना कह के इसको बदल देते हैं, किसमें, खेल में बदल देते हैं, खेल में, ठीक है। इस जो व्यंजन है उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, ई की मात्रा लगा के उसे अपनिहिति में बदल देते हैं और उसे खेल कर देते हैं। इसी तरह अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं वर्ण कर लोप, कौन कौन सा वर्ण का नागपुरी में लोप होता है। और यहाँ से दोस्तों टेस्ट में भी प्रश्न रहेगा और यहाँ से प्रश्न भी पूछा गया है फाइनल एग्जाम में भी, जो कि प्रीवियस ईयर में किसी किसी चीज़ का एग्जाम हुआ था उन समय में यहाँ से भी प्रश्न पूछा गया है। नागपुरी में देवनागरी कर कैठ वर्ण नी भेटाए ना, हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं, क्योंकि हिंदी में क्या है दोस्तों 52 वर्णमाला है, लेकिन नागपुरी में सिर्फ 30 का 33 का ही प्रयोग होता है। कैठ वर्ण कर ठावे एके वर्ण कर प्रयोग होवेला, इके है वर्ण कर लोप या कमी कहल जाएला, क्योंकि कहीं बहुत सारे शब्दों के जगह में, वर्णों के जगह में एक ही वर्ण का, जैसे स के जगह में दोस्तों देखिए यहाँ पे क्या है, नागपुरी में न, स, छ और प्रज्ञ का प्रयोग, इन सभी का प्रयोग नागपुरी में आपको देखने को नहीं मिलेगा। और न कर ठाव में हम लोग क्या करते हैं, इस न का प्रयोग कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे इन तीनों स के बराबर बदले में हम लोग इस स का प्रयोग कर देते हैं। इस तरह से नागपुरी में वर्णमाला जो है वह कम हो जाता है। छ का ठाव में इस वाला छ का चाहे ख का प्रयोग कर देते हैं। इस तरह से ये सब मिलके नागपुरी में वर्णों की संख्या को कम कर देते हैं। इसे कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग देखते हैं तो अच्छा आपको होगा। पक्ष, अब पक्ष को हम लोग दोस्तों पख भी लिख सकते हैं, क्योंकि छ के बदला में हम लोग या तो छतरी वाला छ लिखेंगे या ख करेंगे। इसी तरह से पंछी, पंछी को हम लोग ये कर सकते हैं। उसी प्रकार रिछ, जो रिछ है उसको हम लोग रिछ चाहे रिख कर सकते हैं। क्षमा को इस तरह से कर सकते हैं। ज्ञान को हम लोग ग और य और न के माध्यम से लिख सकते हैं। तो वर्ण कर लोप कोन में भाषा कर कमी ना लागे, जो वर्ण का लोप होता है वह भाषा की कमी को नहीं दर्शाता है, बल्कि इकर से भाषा और सहज सरल मधुर भाव धरेला। बल्कि वर्ण अगर कम हो जाता है तो वह भाषा और भी सरल हो जाता है और भी मधुर हो जाता है और लोगों में ज़्यादा प्रभाव छोड़ता है। असल में कैठ वर्ण कर प्रयोग बहुते कम होवेला, और यहाँ पे देखा जाए तो नागपुरी में बहुत सा वर्ण का प्रयोग कम देखने को मिलता है। इस तरह से हम लोग का नागपुरी का वर्ण खत्म होता है दोस्तों। अब हम लोग कल से दोस्तों इससे संबंधित प्रश्न उत्तर की भी चर्चा करेंगे। इस तरह से आप लोगों का वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। और दोस्तों आप लोग जरूर से जरूर न क्या है टेस्ट सीरीज में भाग लीजिए। और जो भी नए व्यूअर है अगर पुराना लेक्चर नहीं देखे हैं, लोक साहित्य से संबंधित, लोकगीत से संबंधित या बनकेवरा से संबंधित, तो प्ले लिस्ट में डिस्क्रिप्शन में प्ले दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक, वहां से जाके आप लोग देख सकते हैं, या डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च करके MSH क्लासेस जाके और प्ले लिस्ट में ये सब डाला हुआ है तो उसके माध्यम से आप लोग जाके देख सकते हैं। और PDF चाहिए दोस्तों किन्हीं को, अगर या तो लोक साहित्य या लोकगीत या फिर बनकेवरा का, तो आप जो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। जय झारखंड, जोहार।